उस दिन रविवार था। मैं सुबह 5 बजे बिस्तर से उठ गई थी। सुबह 9 बजे रितु दीदी की फ्लाइट आने वाली थी। उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर ली। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि समीर को भी दीदी के आने की खबर नहीं होने दी। मैं नहाकर जल्दी से तैयार हो गई और समीर से कहा, मुझे अपने फ्रेंड से कुछ काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इससे पहले कि समीर कुछ पूछते, मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई। आई मम्मी की आवाज कानों में पड़ी। देखो समीर, संध्या इस घर की लड़की नहीं, बहू है। यह भला कोई कायदा है जींस टॉप पहनने का। स्कूटर उठाया और चल दी। न बड़ों का लिहाज, न आंख में शर्म। मम्मी, अब किस जमाने की बात कर रही हैं? आजकल हर लड़की जींस टॉप पहनती है। दीदी भी सब कुछ पहनती है। उन्हें तो अब कुछ नहीं कहती। दीदी दूसरे घर की हो गई है, वो कुछ भी करे, मुझे क्या। और यह तुझे आजकल क्या हो गया है? 4 दिन शादी को हुए नहीं, हर दम बीवी की तरफदारी करता रहता है। इतने में पापा की आवाज आई, गीता खामोश जाओ जाओ, क्यों व्यर्थ में अपने साथ साथ सबका दिमाग खराब कर रही हो? पढ़ी लिखी हो, जमाने के साथ चलना सीखो। इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कदर करो। मैंने चुपचाप चाबी उठाई और बाहर निकल आई। पापा ने मेरा ढेरों खून बढ़ा दिया था। मैं एयरपोर्ट पहुंची। दीदी की फ्लाइट आधा घंटा लेट थी। मैं लॉबी में जा बैठी और आंखें बंद कर कर विचारों के सागर में डूबने उतरने लगी। समीर से मेरी मित्रता बीटेक के अंतिम वर्ष में हुई थी। चंद दिनों में ही दोस्ती की सीमा लांघकर हम प्यार की ओर बढ़ गए। हम दोनों को बेंगलोर की 2 अलग कंपनियों में जॉब मिली थी। जॉब लगते ही कब समीर अपने मम्मी पापा के साथ, कब मेरा हाथ मांगने आए और कब हम दोनों का विवाह हो गया, पता ही नहीं चला। पलकों पर सतरंगी सपने सजोए मैं समीर के घर आ गई। चौथे दिन हम दोनों को हनीमून के लिए निकलना था। शाम का समय था। मैं अपने कमरे में पैकिंग में व्यस्त थी। तभी मेरे सास ने समीर को अपने कमरे में बुलवाया। कुछ देर बाद समीर लौटे तो उनके चेहरे उतरा हुआ था। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने वजह जाननी चाहिए। झिझकते हुए बोले, संध्या, मम्मी हनीमून पर जाने के लिए मना कर रही हैं। क्यों? मैं हैरान रह गई। उनका कहना है, बेंगलोर में तो हम अकेले ही रहेंगे, फिर हनीमून पर जाने की क्या तुक है। इतने दिन उनके पास दिल्ली में ही रहें तो उन्हें अच्छा लगेगा। समीर, बेंगलोर में अकेले रहने और हनीमून पर जाने में तो फर्क है ना। फिर हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है, होटल भी पहले से बुक है। मेरे स्वर की निराशा ने समीर को बेचैन कर दिया था। वे आहत स्वर में बोले, मेरे साथ साथ पापा ने भी मम्मी को समझाया था, लेकिन मेरी आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिलजुला भाव तैयार हो गया। खींचकर मैं एड़ची से कपड़े निकालने लगी। तभी जहन में शादी के पूर्व अपनी मम्मी के कहे शब्द आ गए। उन्होंने कहा था, संध्या, शादी के बाद लड़की ससुराल में कितनी जल्दी एडजस्ट होती है। यह ससुराल वालों के साथ साथ लड़की के समय की सोच और व्यवहार पर भी निर्भर होता है। थोड़ा सा सब्र और धैर्य रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मैंने खुद को सहज करने का प्रयास किया और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम टेंशन मत लो, हम बेंगलोर से ऊटी घूमने आएंगे। लेकिन बेंगलोर पहुंचकर भी हम लोग ऊटी नहीं जा पाए। शादी में ली गई छुट्टियों के कारण ऑफिस में काम बहुत था। हनीमून पर जाने का रोमांच और उसकी मादकता के एहसास से मैं वंचित ही रही। दिल्ली से आए 2 माह हो चुकी थी। मेरे और समीर की गृहस्थी धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही थी। समीर बहुत कोऑपरेटिव थे। हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन दिल्ली से पापा यानी मेरे ससुर जी का फोन आया कि वो और मम्मी बेंगलोर आ रहे हैं। मैं खुश थी। मुझे ख्याल आया, क्यों न चुपचाप अपनी नंद रीतू को भी पुणे से बेंगलोर आने का निमंत्रण दे दूं। उनके अचानक चले आने से समीर और मम्मी पापा सरप्राइज्ड हो जाएंगे। मैंने दीदी को फोन मिलाया। उन्होंने 10 दिन बाद आने का आश्वासन दिया। मम्मी पापा आ गए। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि आते ही वे दोनों अकेले न पड़ जाएं। मैं खुश थी। उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना, अपना इम्प्रेशन जमा लेना चाहती थी। पर मम्मी का टिपिकल सास वाला रवैया मेरी समझ से बाहर था। उनकी पैनी दृष्टि दर दम मेरा निरीक्षण करती रहती थी। जरा सा मौका हाथ आया नहीं कि उपदेश देना शुरू कर देती थी। यही नहीं, समीर का घर के कामों में हाथ बटाना भी उन्हें खटकता था। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी।
समीर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखा रहे थे। मम्मी से रहा नहीं गया, बालकनी में जाकर बोली, समीर यह क्या कपड़े सुखा रहा है तू? इसमें हर्ज ही क्या है मम्मी? संध्या भी बिजी रहती है। जब कमाती दोनों हैं तो घर काम भी दोनों को मिलकर करना चाहिए। समीर बोली, अच्छा अब तो बड़ा समझदार हो गया है, पर पहले कभी तूने ऐसे समझ नहीं दिखाई। अपनी माँ का हाथ तूने कभी नहीं बटाया। ओह मम्मी कैसी बात करती हो? चलो इस बार दिल्ली आऊंगा तो सारा काम मैं करूंगा, तुम बस पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना। माँ के गले में बाहें डालकर समीर हंस दिए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी के इस एटीट्यूड ने उनके आने की सारी खुशी काफूर कर दिया था। अब मुझे अफसोस हो रहा था, क्यों मैंने रितु दीदी को इनवाइट कर लिया। अकेले मम्मी का यह हाल है तो जब बेटी भी साथ होगी तब क्या होगा? वो तो मम्मी को और भी मेरे खिलाफ भड़काएंगी। आखिर ननद जो ठहरी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। फ्लाइट आ चुकी थी। बाहर आने पर रितु दीदी ने मुझे गले लगाया। दीदी को देखकर मैं घर में खुशी की लहर दौड़ गई। समीर मुस्कुराती हुए बोली, संध्या ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तुम दोनों लड़कियों ने हमें अच्छा सरप्राइज दे दिया। पापा ने कहा, पापा ये प्लान आपकी बहू का था, इसी ने चुपके से मुझे इनवाइट किया था। रितु दीदी के जवाब पर पापा ने मम्मी की तरफ इस अंदाज से देखा मानो कह रहे हो, देखिए अपनी बहू की काबिलियत। दोपहर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। समीर को करेले की सब्जी खाते देख मम्मी से रहा नहीं गया, बोल ही दिया, यह क्या समीर, तू करेला खा रहा है? शादी से पहले तो छूता भी नहीं था। संध्या को करेला पसंद है, शायद इसीलिए। मम्मी का व्यंग्यात्मक स्वर पापा को बुरा लगा। वो झट से बोली, समीर बेटी, मुझे तुम दोनों का कोऑपरेशन और एडजस्टमेंट देखकर बहुत खुशी हो रही है। अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को अपनाना रिश्तों को मजबूत बनाता है। दीदी एक सप्ताह के लिए बेंगलोर आई थी, इसलिए मैंने और समीर ने ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि सब आराम से घूम सकें। एक सुबह दीदी मेरे साथ किचन में पूरी बनवा रही थी। गप्पे मारते हुए उन्होंने अचानक बातों का रुख मम्मी की ओर मोड़ दिया। वो बोली, संध्या जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ मम्मी तुम्हें कुछ न कुछ बोल देती हैं, पर तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाना, वो मन की बहुत अच्छी हैं। दीदी मैं किसी के मन को तो नहीं जानती हूँ, जैसा व्यवहार मेरे साथ होगा मेरा मन उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। कभी कभी मुझे मम्मी की बातों का बहुत बुरा लगता है, फिर सोचती हूँ आखिर जो माँ इतने अरमानों से अपने बेटे की शादी रचाती है, वही बहू की सबसे बड़ी आलोचक उसकी प्रतिद्वंदी कैसे बन जाती है। शायद इसकी वजह उसके पूर्व ग्रह या फिर उसके अविचेतन मन में दबी हुई असुरक्षाता की भावना है। कहीं बेटा उससे दूर न हो जाए, इसी शंका के चलते वह चाहे अनचाहे नहीं चाहती कि बेटा बहू की ज्यादा केयर करे। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि मम्मी की चीख सुनाई दी। हम बाहर भागे। बाथरूम से आते हुए मम्मी का पांव फिसल गया था। दरवाजे से टकराने के कारण माथे से खून बह रहा था। हम लोग बुरी तरह घबरा गए। पापा ने सहारा देकर उन्हें सोफे पर बिठाया। डिटॉल लाकर मैंने मम्मी का घाव साफ कर दिया और पट्टी बांध दी। मैंने कहा, मम्मी घबराइए मत, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं स्कूटर निकाल रही हूँ। समीर आ जाए तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मम्मी समीर कार की सर्विसिंग के लिए गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर से पट्टी करवा कर मैं लौटी तभी समीर आ गए। अरे मम्मी को क्या हुआ? समीर घबरा उठी। कुछ भी तो नहीं, मामूली सी चोट है। दरवाजा लग गया था। अपने प्रति बेटे की चिंता को देख मम्मी प्रसन्न हो गई। मम्मी आप आराम कीजिए, घूमना कैंसिल। समीर बोले, घूमना कैंसिल नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रितु क्या रोज रोज बेंगलोर आएगी? रितु दीदी की अनिच्छा के बावजूद मम्मी घूमने गई। शाम को सब लोग घूम कर लौटे। चाय पीकर मैं और समीर अपने कमरे में आराम करने चले गए। समीर तो सो गई, पर मैं बिस्तर कर रही थी। उनकी आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। दीदी बोली, मम्मी आपने देखा संध्या को, उसे आपकी कितनी फिक्र हो गई थी, फिर भी आप हमेशा संध्या में कमियां ढूंढने की कोशिश करती हैं, उन दोनों पर व्यंग कसती रहती हैं। आपका यही एटीट्यूड रहा तो आपके रिश्ते में तो खटास आ ही जाएगी। समीर और संध्या के रिश्ते में भी तनाव पैदा हो जाएंगे। तब क्या आपको अच्छा लगेगा? पापा ने गहरी सांस ली, बोले, छोड़ो रितु, तुम्हारी मम्मी की समझ में कुछ नहीं आएगा। दरअसल तुम्हारी मम्मी के दो चेहरे हैं। अपनी बेटी के सामने उनका एक चेहरा है और अपनी बहू के सामने दूसरा।
तुम्हारे हनीमून पर मलेशिया जाने से ये कितनी खुश थी, लेकिन बेटे बहू का हनीमून प्रोग्राम खुद कैंसिल करवा दिया। दामाद बेटी का ख्याल रखे तो खुश होती है, लेकिन बेटे का बहू की हेल्प करना उनके तनिक नहीं सुहाता। तब बेटा जोरू का गुलाम की पदवी पा जाता है। तुम्हारे घर जाती है तो किचन में तुम्हें घुसने नहीं देती, जबकि यहाँ किचन में जाना ही नहीं चाहती। पूछो इनसे, इतने दिन हो गए यहाँ पर आई हुई, कभी बेटे बहू को उनकी पसंद का बनाकर कुछ खिलाया? रितु दीदी कुछ रुक कर बोली, मम्मी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकती हैं। अब वह जमाना गया जब सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट हुआ करती थी। जैसे जैसे लेडीज एजुकेटेड, पढ़ी लिखी समझदार औरत नहीं, जो अपनी बहू के लिए भी उतने ही स्नेहल है जितनी अपनी बेटी के लिए। यही वजह है कि आजकल सास और बहू के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। मम्मी छोटी मोटी बातें जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इनसे रिश्तों में नजदीकियां भी आती हैं और दूरियां भी पैदा हो जाती हैं। पापा बोले, तुम्हारा यही रवैया रहा तो गीता, तो ना संध्या दिल्ली आना चाहेगी और न तुम्हें बेंगलोर बुलाना चाहेगी। हम आज की युवी पीढ़ा को दोष देते हैं कि वे संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहती, पर क्या इसका एक वजह हम लोगों का दुष्पूर्ण व्यवहार नहीं है? गीता, नारी के कितने रूप होते हैं। वह किसी की आज्ञाकारी बेटी है तो किसी पतिव्रत पत्नी भी है, ममतामयी माँ है तो अनुशासन प्रिय सास भी है। जिसे एक पराये पौधे को अपनी बगिया में इस तरह रोपित करना होता है ताकि वह पौधा सिर्फ जमीन ही न पकड़ ले, बल्कि भली भांति पल्लवित और पोषित भी हो। पर कुछ अपने पूर्व ग्रह और कुछ नासमझी के कारण महिलाएं इस भूमिका को निभाने में अक्सर चूक जाती हैं। मैं तुम दोनों की बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रही थी। मम्मी की आवाज़ रूआंसी आ रही थी। अगली सुबह एक नए आगाज के साथ आई। अपने प्रति मम्मी का स्नेहिल व्यवहार देखकर मैं सोच रही थी, स्वयं को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। ज़रूरत है बस अपने नज़रिए और इच्छा शक्ति में बदलाव लाने की। रीति दीदी को बुलाना कितना सार्थक सिद्ध हुआ था, ये मुझे अब महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि आज की पढ़ी लिखी ननंद भाभी का रिश्ता जीवन में कितना मिठास घोल सकता है। कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।